भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले बेस्टिल डे का जो समारोह है, जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी दिवस के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम बेस्टिल दिवस के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था उस घटना पर बात करेंगे और भारत और बेस्टिल दिवस के बीच क्या रिलेशंस रहे हैं, कब कब कौन कौन शामिल हुआ है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आज का जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय इतिहास, इसके अलावा विश्व इतिहास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बेस्टिल दिवस के इतिहास को, इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है और ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी ये तकरीबन 1 दशक तक चली थी। ये फ्रांसीसी क्रांति हमें 1789 से 1799 के दौरान देखने को मिली थी। इन 10 सालों में फ्रांस में क्रांति हुई थी और इस क्रांति का परिणाम ये रहा था कि फ्रांस में इसके स्वरूप जो राजशाही थी, जो मोनार्की थी, उस मोनार्की को समाप्त कर दिया गया था और इसके अलावा वहां पर लोकतंत्र को कुछ हद तक स्थापित करने की कोशिश की गई थी। अब फ्रांस की ये जो क्रांति है, ये क्रांति कहीं ना कहीं, इस क्रांति की जो शुरुआत है वो बेस्टिल से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आप सवाल पूछेंगे कि बेस्टिल क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बेस्टिल जो है वो मुख्य तौर पर एक जेल नुमा किला है। ये एक किला है जिस किले में मुख्य तौर पर जो उस समय फ्रांस के राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, जो फ्रांस के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे, उन्हें फ्रांस की सरकार द्वारा, फ्रांस के राजा द्वारा इस किले में बंद करके रखा जाता था। अब बहुत बड़े बड़े नाम इस किले में कैद रहे थे, जैसे फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था वॉल्टेयर, उन्हें भी इस पूरे किले में कैद करके रखा गया था। फ्रांस के एक बड़े लेखक थे मार्किस डी साडे, इन्हें भी इस पूरे किले में कैद करके रखा गया था। और जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी तब इस किले को, इस पूरी जेल को ढहा दिया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस पूरी जेल को ढहाया क्यों गया था, उसके क्या कारण थे। तो उसके कारणों को जानने के लिए हमें सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर बात करनी होगी कि फ्रांस में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा था, फ्रांस के लोगों के बीच जो एक सामाजिक चेतना देखने को मिल रही थी, उस पूरे बदलाव के क्या कारण थे। उन बदलावों के कारणों पर बात करें तो जो 1780 का दशक था फ्रांस में, उस 80 के दशक में फ्रांस में जो आर्थिक सामाजिक तनाव था वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया था, बहुत व्यापक स्तर पर पहुंच गया था और फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी गंभीर संकट का सामना कर रही थी। फ्रांस के जो तमाम नागरिक थे वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके पास खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। उसी बीच फ्रांस में हमें फसल की विफलता भी देखने को मिलती है, वहां पर जो फसल उगाई गई थी वो पूरी तरह से विफल हो जाती है। फ्रांस में अकाल पड़ता है और लोगों के लिए अपनी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16 और वहाँ की जो रानी थी मैरी एंटोइंटे, तो ये जो राजा और रानी थे, इन तमाम लोगों पर फ्रांस का जो एक बड़ा संप्रभुत्व, जो बड़ा वर्चस्वशाली वर्ग था, उस वर्ग पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लग रहा था। इस संबंध में एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। जब फ्रांस में इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हो रही थी, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, तो वहां पर, क्योंकि फ्रांस में जो ब्रेड है, जो डबल रोटी है, वो वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। तो ऐसे में जब फ्रांस में इतनी स्थिति गंभीर हो रही थी तो लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे में फ्रांस की जो रानी थी, उस रानी को वहां उनके जो सेवक थे, जो तमाम वर्कर्स थे, उन्होंने लोगों की स्थिति के बारे में रानी को बताया। उन्होंने रानी को ये बताया कि अब लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे में रानी ने जो जवाब दिया वो इतिहास का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बन जाता है। उन्होंने जवाब में कहा था कि यदि उनके पास ब्रेड खाने के पैसे नहीं हैं तो वो केक खा सकते हैं।
जाहिर तौर पर इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि रानी अपने संसाधन के नशे में कितनी ज़्यादा चूर थीं। उन्हें लोगों की ज़रूरतों, लोगों की समस्याएँ तक दिखाई नहीं दे रही थीं। हालाँकि ये जो कहानी है, कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है और फ्रांसीसी क्रांति के तमाम नेताओं द्वारा रानी के चरित्र को प्रभावित करने के लिए, चरित्र का हनन करने के लिए इस कहानी को गढ़ा गया था। तो जो भी पक्ष रहा हो, लेकिन इस तमाम घटनाओं की वजह से फ्रांस की जो जनता थी, वो जनता सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। फ्रांस के राजा से, फ्रांस में जो राजशाही थी, मोनार्की थी, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही थी। और फ्रांस के राजा को इस नाराज़गी के बारे में बहुत पहले से पता था। तो ऐसे में फ्रांस के जो राजा थे लुईस 16, उन्होंने एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। अब एस्टेट जनरल्स क्या था? तो एस्टेट्स जनरल की बात करें तो ये फ्रांस में उस समय एक बॉडी हुआ करती थी, जो बॉडी तकरीबन 400 सालों से अस्तित्व में थी। और ये बॉडी मुख्य तौर पर फ्रांस में आम जनता और उसके प्रशासन से जुड़े तमाम निर्णय लिया करती थी। लेकिन सबसे विशेष बात ये थी कि फ्रांस की जो बॉडी थी, ये बॉडी मुख्य तौर पर राजा की इच्छा के अनुसार काम किया करती थी। यानी यदि राजा चाहते थे तो इस पूरी निकाय की बैठक का आयोजन कर सकते थे और राजा की इच्छा के अनुसार इस पूरी बॉडी को भंग किया जा सकता था। अब इस बॉडी की संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो उस समय का जो फ्रांस था, वो फ्रांस मुख्य तौर पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, 3 क्लासेस में बटा हुआ था। सबसे पहले नंबर पर मौजूद थे प्रथम स्टेट यानी कि फर्स्ट एस्टेट। और प्रथम स्टेट में मुख्य तौर पर धर्म से जुड़े हुए लोग आते थे, यानी कि वहाँ के जो पादरी थे वो लोग आते थे, जो धर्म गुरु थे उन्हें प्रथम स्टेट में शामिल किया जाता था। इसके बाद सेकंड स्टेट आता है। सेकंड स्टेट में मुख्य तौर पर फ्रांस का जो कुलीन वर्ग था, फ्रांस का वो वर्ग जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद थे, बहुत ज़्यादा संसाधन मौजूद था, जो संभ्रांत वर्ग था, वो इस पूरी कैटेगरी में आता था। और थर्ड नंबर पे मौजूद था थर्ड स्टेट, यानी कि फ्रांस के आम लोग, फ्रांस के सामान्य नागरिक। तो इसी पूरी संरचना के आधार पर एस्टेट्स जनरल की संरचना को भी तैयार किया गया था। अब जब फ्रांस के राजा लुईस 16 ने इस बैठक को बुलाया, तो इस बैठक में मुख्य तौर पर जो आम लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार मौजूद नहीं थे, उन लोगों की बात को बहुत ज़्यादा सुना नहीं जाता था, उन लोगों के पास बहुत वर्चस्व मौजूद नहीं था। तो जाहिर तौर पर जब लोग अपनी समस्या को बताने राजा के पास पहुंचे, जब एस्टेट्स जनरल के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्याओं को गिनाना शुरू किया कि उनके पास खाने के पैसे मौजूद नहीं हैं, उनके पास अपने जीवन को चलाने के लिए संसाधन नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ का जो कुलीन वर्ग था, उसने इन लोगों को इग्नोर कर दिया, इन लोगों की बात सुनने से इनकार कर दिया। और इसी का परिणाम रहा कि जो थर्ड स्टेट के कुछ लोग थे, वो लोग इस समूह से अलग हो गए, इस पूरी बॉडी से अलग हो गए और उन्होंने एक दूसरा निकाय बनाया, एक दूसरा बॉडी बनाया जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली ने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी। और ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ है, ये विश्व के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट घटना के तौर पर देखी जाती है। अब ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ थी, शपथ के दौरान नेशनल असेंबली के लोगों ने ये तय किया था कि जब तक फ्रांस में एक नया संविधान तैयार नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो लोग आपस में मिलते रहेंगे, एकजुटता प्रदर्शित करते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी बैठक थी, ये फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इस बैठक की जो भनक थी, जब लुईस 16 को पड़ी, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी और ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दी। उन्होंने पेरिस की सड़कों पर और ज़्यादा सैनिकों की तैनाती की, जिसकी वजह से एक तरफ जो जनता थी, जो आम लोग थे, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार थी, वो आम लोगों के खिलाफ अपनी सैनिकों को सड़कों पर तैनात कर रही थी। और इन्हीं तमाम एलिमेंट्स की वजह से, इसी पूरे इक्वेशन की वजह से फ्रांस में जो अनिश्चितता थी, जो अनसर्टेनिटी थी, जो तनाव था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और अंततः 11 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो राजा थे, उन्होंने जैक्स नेकर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अब ये जो जैक्स नेकर थे, ये वहाँ के राजा का जो मंत्रिमंडल था, उसमें नियुक्त किए गए थे। अब इनके बारे में सबसे विशेष बात ये थी कि ये फ्रांस की जो वहाँ की जो सबसे बड़ा वर्ग था, उस वर्ग में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो किसी धनी परिवार से नहीं आते थे। तो ऐसे में जब राजा ने इन्हें इनके पद से बर्खास्त कर दिया, तो लोगों को ये महसूस हुआ कि राजा ने उनके बीच के किसी व्यक्ति को सत्ता से हटा दिया है और अब सत्ता पर केवल अमीर लोगों का अधिकार मौजूद है।
तो ऐसे में जनता में जो एकजुटता की भावना थी वो और ज़्यादा मजबूत होने लगी। जनता सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ और ज़्यादा एकजुट होने लगे और इसी का परिणाम रहा कि वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत होने लगी और धीरे-धीरे ये जो आंदोलन था, ये हिंसक आंदोलन में बदलने लगा और इसके बाद 14 जुलाई को जो आंदोलनकारी थे, वो बैस्टिल के किले की तरफ बढ़ने लगे। तो ये तो पूरी घटना हुई, बैस्टिल के किले को गिराने की पृष्ठभूमि की हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, उस घटनाक्रम में क्या हुआ था, उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों ने बैस्टिल के किले को ही क्यों चुना था। तो हमने पहले ही बात की कि उस समय का जो फ्रांस था, वो फ्रांस मुख्य तौर पर राजा की इच्छा के अनुसार काम किया करता था। राजा की इच्छा होती थी तो वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था। उसके लिए कोई ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। राजा किसी व्यक्ति के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता था, किसी बॉडी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता था। तो ऐसे में राजा जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करता था, उन सभी व्यक्तियों को बैस्टिल के किले में रखा जाता था, जिन पर हमने पहले ही बात की कि इन लोगों को राजनीतिक कैदी कहते थे। तो ऐसे में ये जो बैस्टिल का किला था, ये बैस्टिल का किला मुख्य तौर पर आम जनता की नज़र में राजा की सत्ता का जो प्रतीक था, उस सत्ता के प्रतीक के तौर पर काम कर रहा था और यही वजह थी कि जो आम जनता थे, आम जनता के जो लीडर्स थे, वो इस किले को गिराना चाहते थे। तो ऐसे में जो भीड़ थी वो बैस्टिल के किले पर पहुंचती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगती है। तो ऐसे में ब्रेस्टिल के जो गवर्नर थे, वो भीड़ के साथ नेगोशिएशन शुरू करते हैं, वार्ता शुरू करते हैं। लेकिन ये वार्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है और धीरे-धीरे भीड़ अशांत होने लगती है। जब भीड़ अशांत होती है तो गवर्नर के जो लोग थे, जो वहाँ पर सैनिक तैनात थे, उन पर हमला करना शुरू कर देती है और गवर्नर जो थे, वो अशांत भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और इस तरह से भीड़ और जो राजा के सैनिक थे, उनके बीच लड़ाई की शुरुआत होती है। अब शुरुआत जब लड़ाई की हुई थी तो धीरे-धीरे जो भीड़ थी वो हारने लगती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थी। लेकिन फ्रांस की जो सेना थी, उस सेना का एक हिस्सा था फ्रेंच गार्ड। ये जो फ्रेंच गार्ड के कुछ लोग थे, ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं और इसी का परिणाम रहता है कि अंततः भीड़ जीत जाती है और बैस्टिल का जो किला था, उसे ढा दिया जाता है और वहाँ से फ्रांस में एक नए दौर की शुरुआत होती है, फ्रांस में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये तो बात हुई 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, उस घटना पर हमने बात की। अब अंत में भारत और बैस्टिल पर बात कर लेते हैं, जो बैस्टिल दिवस है उसके बीच इतिहास क्या कहता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं जो कि इस पूरे आयोजन में, इस पूरे समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले साल 2009 में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, इस समारोह में शामिल हुए थे और उस समय फ्रांस की सरकार ने भारतीय सेना को भी इस पूरे समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और फ्रांस की सरकार के आमंत्रण पर भारतीय सेना के तकरीबन 400 सैनिक, जो कि सेना से जुड़े हुए थे, नौसेना से जुड़े हुए थे और वायुसेना से जुड़े हुए थे, इन तमाम सैनिकों ने इस पूरे कार्यक्रम में, परेड में हिस्सा लिया था और भारतीय लोगों का नेतृत्व इस पूरे परेड में, इस पूरे समारोह में किया था। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, इस पूरी घटना की बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? हमारे ऑप्शन है लुई 14, हमारे दूसरा ऑप्शन है निकोलस सेकंड, हमारा तीसरा ऑप्शन है मैरी एंटोइंटे और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, सबको बधाई भी है, सभी देशवासियों को बधाई है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। ज़ाहिर तौर पर यह हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात हो जाती है। आप अपने आसपास के लोगों को, जो इस पूरे मिशन के बारे में नहीं जानते हैं, जो चंद्रयान 3 के बारे में नहीं जानते हैं, जो इसरो के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को इस मिशन के बारे में बता सकते हैं, इसरो के बारे में बता सकते हैं, चंद्रयान
2 के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो लोग भी हमारे देश की इस बड़ी उपलब्धि पर गर्व हासिल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।